नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जेएसएससी पीजीटी दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का हिंदी पेपर 2 का दोस्तों कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो उन सभी दोस्तों से निवेदन है कि जिन लोगों का पेपर 2 में हिंदी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी उनके फ्रेंड सर्कल में जिनका पेपर 2 हिंदी हो उन सभी के बीच ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वे सभी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पेपर 2 जिन सभी का हिंदी था और उसमें जेएसएससी पीजीटी में जो प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न ये है कि हिंदी को किस रूप में संविधान में मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, ये हमारे संविधान में राज्य भाषा के रूप में ये मान्यता प्राप्त दिया गया है हिंदी को, और इसको आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 सब क्लॉज 1 के अनुसार हिंदी हमारे देश का जो है ये राज्य भाषा है, ना कि ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, मतलब राष्ट्र भाषा ये नहीं है, ये राज्य भाषा है। और ये दोस्तों हिंदी जो है ये हमारे झारखंड राज्य का भी ये राजकीय भाषा है, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हिंदी की लिपि क्या है, तो इसकी लिपि दोस्तों ये देवनागरी इसकी लिपि है, और इंग्लिश जो होता है उसकी लिपि रोमन होती है, तो उसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि अब्दुल गनी किस कहानी के ये पात्र हैं। तो दोस्तों, अब्दुल गनी जो है ये मलबे का मालिक जो एक कहानी है इसके एक पात्र हैं, जिसमें अब्दुल गनी जो है ये भारत विभाजन के समय पाकिस्तान ये चला गया था, जिसका नाम था अब्दुल गनी। और इसके लेखक अगर देखा जाए मलबे का मालिक, इसके लेखक है मोहन राकेश जी के द्वारा ये लिखा गया है, जो कि एक उपन्यास या फिर जो कहानी जो भी इसको कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की थी। तो ये एक फ्रेंच विद्वान था जिसका नाम है गार्सा द तासी। इनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की ये शुरुआत की गई थी, और इसके द्वारा जो रचित किया गया था उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इंदुई हिंदुस्तानी। ये इसका लेखन था, जिसका मतलब 2 भागों में इसका प्रकाशन किया गया था। और इसका प्रथम भाग का जो प्रकाशन अगर देखा जाए तो ये 1839 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये ध्यान में रखें कि हिंदी इतिहास लेखन की शुरुआत एक हिंदुस्तानी नहीं, एक फ्रेंच विद्वान के द्वारा ये किया गया था, जिसका मतलब नाम था गार्सा द तासी, और ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो जिन लोगों का जिस मतलब ये जो प्रश्न है कोई एक शिफ्ट का ये होगा, कोई एक डे का होगा, ना कि ये सब दिन का ये नहीं होगा दोस्तों, तो वो आप उसमें ध्यान ना दें। जो दिए हैं जिन लोगों का हिंदी में मतलब पेपर 2 हिंदी था, उन सभी के लिए बस यही इतना इम्पोर्टेंट है कि आने वाला एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी आपको ये हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि कंठस्थ 2.0 ये क्या है। ये एक प्रकार का मोबाइल ऐप है जो कि अनुवाद के लिए इस ऐप को बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि लीला ऐप किस विभाग द्वारा ये जारी किया गया है। तो ये राजभाषा विभाग द्वारा ये जारी किया गया है, जिसका नाम है लीला ऐप, जो कि ये दोनों ये करंट अफेयर से रिलेटेड ये प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि आदमी नाटक के रचनाकार कौन है। तो ये द्वारिका प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था आदमी, जो कि एक नाटक है, और इसके रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद जी। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था अंतःपुर का छिद्र के रचनाकार ये कौन है। अंतःपुर का छिद्र इसके रचनाकार कौन है। तो ये लिखा गया है गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि उनका जो नाटक साहित्य है ये राजमुकुट जो कि 1935 में ये लिखा गया था, और अंतःपुर का छिद्र जो कि ये 1940 ईस्वी में ये लिखा गया था दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। और राजमुकुट जो है ये इसमें मतलब जो राजमुकुट ये था जो 1935 में लिखा गया था, इसमें मेवाड़ के पन्नाधाय के पुत्र के बलिदान तथा अंतःपुर के छिद्र में वात्सराज उद्यान के अंतःपुर के कलह का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जिन लोगों के द्वारा हिंदी में ग्रेजुएशन पीजी ये सभी किया गया होगा, उन सभी को अगर ये पढ़े होंगे तो उन सभी को काफ़ी अच्छे से ये पता होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो प्रश्न है रजनी के रचनाकार कौन है। तो ये मन्नू भंडारी के द्वारा ये लिखा गया है रजनी, जिसके रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। इसमें जो है ये सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एकांकी, ये एक प्रकार का एकांकी है जिसमें विभिन्न विद्यालयों में ट्यूशन के नाम पर छात्रों के शोषण का जीवंत वर्णन इसमें देखने को मिलता है।
अगला है जिसका जो प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी को कहा जाता है स्वच्छंदतावादी आलोचक, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था कि मैथिली शरण गुप्त को झंकार की प्रवृत्ति कैसा है, मतलब इसकी झंकार की प्रवृत्ति कैसा है? तो ये छायावाद टाइप की ये प्रवृत्ति इनका है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के बिना महाभारत के पात्रों वाली रचना क्या है? तो ये जो रचना है ये त्रिलोत्तमा जो रचना है यही है जो कि बिना महाभारत के पात्रों वाली रचना, और ये मैथिली शरण गुप्त के जी के द्वारा ये लिखा गया है दोस्तों। अब ये जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, इनका जन्म अगर देखा जाए तो ये 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। इनकी डेथ हुई थी 1886 से 1964 तक। ये मतलब हिंदी के एक महान कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे, और इनको जाना जाता था खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि, इनको इस नाम से मतलब ये जाना जाता, और इनको दद्दा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। और महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको दोस्तों राष्ट्र कवि की भी पदवी दी गई थी। और इनकी जयंती जब 3 अगस्त को हुई थी, उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष कवि दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मैथिली शरण गुप्त से ये रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, व्रत मुक्त केसी कौन थी? तो ये दोस्तों ये द्रौपदी थी, जिसका जिक्र देखने को मिलता है कुरुक्षेत्र, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ये लिखा गया था और इसी में ये देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, रणेंद्र द्वारा मुंडा समुदाय पर लिखित रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है ग्लोबल गांव का देवता, जो कि ये रणेंद्र जी के द्वारा लिखा गया ये एक बुक है, कुछ ये इस प्रकार का ये बुक है। और इस उपन्यास में पूरा असुर समाज ही नायक की तरह ये चित्रित किया गया है, और पात्रों में लालचन, बालचन और रुमझुम है, तो महिला पात्रों में एतवारी और ललिता का इसमें मेंशन किया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो ग्लोबल गांव का देवता से ये रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, झुनिया के पति की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु अगर देखा जाए तो ये बेलारी मुंबई में इसका मृत्यु हो गया था, झुनिया का पति का। और ये जो झुनिया जो ये मेंशन किया हुआ है, ये गोदान में ये मेंशन किया हुआ है दोस्तों, जो कि ये मुंशी प्रेमचंद्र का एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है, जिसका अगर अर्थ देखा जाए गोदान का अर्थ, तो ये गाय दान इसका अर्थ होता है गोदान का। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में किसके बीच संवाद है? तो ये दोस्तों ये भीष्म और युधिष्ठिर के बीच ये संवाद मेंशन किया गया है कुरुक्षेत्र में। और ये जो कुरुक्षेत्र जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का एक प्रसिद्ध रचना है, और इसका प्रकाशन अगर देखा जाए तो इसको 1946 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। तो इसका लेखक और प्रकाशन वर्ष ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, सरोज स्मृति का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1938 या फिर 1939 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था, जो कि इसके लेखक जो थे ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ये लिखा गया था दोस्तों, जिसमें ये 100 गीत है, जिसमें अपने 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के उपरांत ये लिखा गया था। तो ये ध्यान में रखें। और इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1938 या फिर 1939 में प्रकाशित किया गया था, और द्वितीय अनामिका में इसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, गोदान का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका मुख्य पात्र अगर देखा जाए तो होरी जिसका नाम था, यही इसका मुख्य पात्र है गोदान का। और ये जो गोदान जो है उपन्यास, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये स्वयंभू जी को बोला जाता है अल्पभ्रंश का वाल्मीकि के रूप में। और नेक्स्ट प्रश्न है, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो ये आसगू जी के द्वारा लिखा गया है चंदन बाला रास। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था कि परमाल रासो ये किसकी रचना है? तो ये है जगनिक की रचना है परमाल रासो। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों JSSC PGT जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये प्रश्न देखने को मिले हैं, जिसमें मैक्सिमम साहित्य हो गया, उपन्यास हो गया, मतलब जैसा सिलेबस में मेंशन किया हुआ था उन सभी से ही ये प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न जानते हैं जो कि ये प्रश्न था, मैं बोरी साइला उपन्यास की रचना किसके द्वारा ये की गई थी? तो ये महुआ माझी जी के द्वारा ये किया गया था मैं बोरी साइला उपन्यास की रचना।
और इस उपन्यास में बांग्लादेश की मुक्ति गाथा पर ये केंद्रित है। ये जो उपन्यास है जो कि महुआ मांझी जी के द्वारा ये लिखा गया है। अगला जानते हैं, अगला प्रश्न क्या है, स्कंदगुप्त का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन अगर देखा जाए तो ये 1928 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था, जो कि ये स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के सन 455 से लेकर सन 466 तक के 11 वर्षों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। और इसमें लेखक ने गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीति संघर्ष, पारिवारिक कलह एवं षड्यंत्रों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और ये जो स्कंदगुप्त है इसमें 5 अंक इसमें किए गए हैं। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया कि स्कंदगुप्त में कुल कितने अंक हैं, तो टोटल इसमें 5 अंक देखने को मिलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भक्ति काल का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम देखा जाए तो ये पूर्व मध्यकाल इसका अन्य नाम है, भक्ति काल का अन्य नाम। और इसको स्वर्ण युग के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि हिंदी साहित्य का ये स्वर्ण युग इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि हिंदी में मिलावट नहीं खपती, ये किस लेख में ये कहा था? मतलब किस लेखक ने ये कहा था कि हिंदी में मिलावट नहीं खपती है? तो ये कहा गया था अमीर खुसरो जी के द्वारा ये कहा गया था। अगला है दोस्तों, जो कि ये पूछा गया प्रश्न है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था आदिकाल को वीरगाथा का काल। और इसमें विश्वनाथ प्रसाद जी के द्वारा इसे वीर काल के रूप में भी मतलब इसका नाम दिया गया था आदिकाल को, जो कि ये 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक ये काल माना जाता है, जिसको आदिकाल या फिर वीरगाथा काल या फिर वीर काल कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रयाग से संबंधित स्थान कौन सी है? तो ये हिंदी साहित्य सम्मेलन जहाँ पर हुआ था वही ये संबंधित संस्था है, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन किस वर्ष ये हुआ था? तो इसका प्रकाशन अगर देखा जाए तो ये 1964 में इसको प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि संसद से सड़क तक की रचयिता ये किनके द्वारा ये रचना की गई थी? तो ये सुदामा पांडे धूमिल जी के द्वारा लिखा गया एक मतलब कहानी या फिर लेखक जो कह सकते हैं, जिसका नाम है संसद से सड़क तक, और ये लिखा गया है सुदामा पांडे धूमिल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, माँ कहानी में आदित्य की माँ कौन है? मतलब उसका नाम क्या है? माँ कहानी में आदित्य की माँ का नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो ये करुणा इनकी माँ का नाम है, और ये मुंशी प्रेमचंद्र की ही कहानी है जिसका नाम है माँ। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों जो प्रेमचंद्र जो एक महान लेखक थे जिनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है, और इनका अधूरा उपन्यास अगर देखा जाए तो ये मंगलसूत्र जो ये लिख रहे थे और बीच में उनका तबीयत खराब होने के कारण ये उपन्यास उनको छोड़ना पड़ा, और उनके जो बेटा थे उनके द्वारा ये उपन्यास को मतलब कंप्लीट किया गया और प्रकाशन किया गया, जिनका नाम था अमृत राय, इनका नाम था प्रेमचंद्र के बेटे का नाम। और इनके जो निधन जो अगर देखा जाए तो ये 8 अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया था, जिसके कारण ये मंगलसूत्र जो है ये कंप्लीट ये नहीं लिख पाए थे। और उनके जो पुत्र थे जिनका नाम है अमृत राय, उनके द्वारा इस उपन्यास को पूरा किया गया था दोस्तों। और ये जो उपन्यास है ये काफ़ी समय बाद मतलब 1948 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये ध्यान में रखें, मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने पूरे मतलब जीवन काल तक वो लिखते रहे कुछ ना कुछ उपन्यास, और अच्छे अच्छे उपन्यास जो कि काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास उनके द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न जो है, देश की दुर्दशा निहरोगे, डूबते कि कभी उबारोगे, हारते ही रहे ना है कुछ, अब दाव पर आपको ना हारोगे, किसकी रचना है? मतलब ये कोई कविता होगा या फिर कोई कहानी होगा, उसको बीच से उठा के यहाँ पर डाला गया है और ये पूछा जा रहा है कि ये किसकी रचना है। तो ये दोस्तों ये देवसेना की ये रचना है, जो कि ये कुछ लाइनों को यहाँ पर दिया गया था। अगला प्रश्न है जो कि अपभ्रंश के रचनाकार कौन है? तो ये अब्दुल रहमान जी जो हैं, ये अपभ्रंश से रिलेटेड ये रचना मतलब इनके द्वारा लिखा जाता था। अगला जानते हैं, देवनागरी का मानकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा किया गया देवनागरी का मानकीकरण।
नेक्स्ट प्रश्न है मैला आंचल प्रकाशन कब हुआ था। तो ये जो मैला आंचल जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा ये लिखा गया था, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों गोदान में वकील का नाम क्या है। तो ये जो वकील जो था गोदान में, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया था, उसका नाम था श्याम बिहारी तनखा, उसका नाम था जो वकील उसमें मेंशन किया गया है, जो मतलब एक कैरेक्टर के रूप में वो भूमिका अदा कर रहा था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न जो है देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जो कि ये डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार ये बताया गया था कि गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में इसका सबसे प्रथम प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है कालिदास को लेखन मतलब कालिदास की लेखन के लिए प्रेरित कौन किया था। तो ये मातुल या फिर मल्लिका के द्वारा ये प्रेरित किया गया था। कालिदास जो कि एक महान लेखक हैं उनको प्रेरित किया था मातुल या फिर मल्लिका। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न जो है हो भाषा का व्याकरण किसने लिखा है। तो ये दोस्तों ये लियोनल बरो जी के द्वारा लिखा गया है हो भाषा का व्याकरण। नेक्स्ट प्रश्न है किनकी रचना को केस हिस्ट्री माना गया है। तो ये इलाचंद्र जोशी की रचना को केस हिस्ट्री के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है जो कि प्रेम की खेती के लेखक कौन है। तो ये डॉक्टर प्रशांत जी के द्वारा लिखा गया है प्रेम की खेती। अगला प्रश्न है मगही किस प्रकार की भाषा है। तो ये दोस्तों ये हिंदी बिहारी मतलब बिहारी हिंदी टाइप का ये भाषा है, जो कि बिहार और झारखंड के बीच में मतलब बिहार बॉर्डर के आसपास में ये बोली जाने वाली एक भाषा है, जो कि जनरली देखा जाता है कि पलामू गढ़वा इस इलाकों में ये भाषा बोली जाती है, मगही भाषा जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है निबंध गद्य की कसौटी यह कथन किसने कहा था। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था। निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है, और इसमें अगर देखा जाए यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, और ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के द्वारा ये कहा गया था। अगला जानते हैं काम यानी कैसा काव्य है। तो ये एक महाकाव्य टाइप का ये काव्य है कामायनी। अगला है कुरुक्षेत्र कैसा काव्य है। तो ये विचारात्मक काव्य है, और ये जो कुरुक्षेत्र जो है ये लिखा गया था कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये लिखा गया था। प्रसिद्ध लेखक और निबंधकार ये थे, उन्हीं के द्वारा ये कुरुक्षेत्र लिखा गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं सरोज स्मृति किसकी स्मृति में लिखा गया है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री की स्मृति में ये लिखा गया है सरोज स्मृति, जो कि इनकी 18 वर्षीय पुत्री थी जिनका नाम था सरोज। उनका निधन हो गया था 1935 में, और उन्हीं के शोक गीत के रूप में ये लिखा गया है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। तो उनके द्वारा कहा गया है न भाषा कहा गया है अपभ्रंश को किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा, और ये जो आचार्य दांडी इसे अभिराधी भाषा भी कहे हैं। तो ये दोनों ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है ईदगाह कहानी का आधार क्या है। तो इसका कहानी का आधार अगर देखा जाए ये मेनली बेस्ड है बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित ये कहानी है, जिसका नाम है ईदगाह, और ये लिखा गया है मतलब ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई ये कहानी है, जो कि बाल मनोवैज्ञानिक की गहनता को ये दर्शाता है। मतलब किस प्रकार जो बालक सब होते हैं वो एक प्रकार के वो मतलब वैज्ञानिक छोटे वैज्ञानिक कहलाते हैं। इन सभी चीज़ों को इसमें मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया था चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष कब है, मतलब इसको कब प्रकाशित किया गया था। तो ये 1939 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था चिंतामणि, और इसके जो लेखक है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के द्वारा ये लिखा गया एक निबंधात्मक मतलब ये इनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में, और ये प्रश्न पूछा गया था क्योंकि ये हिंदी का पेपर था, इसीलिए ये पूछा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जो कि काफ़ी एक इजी प्रश्न इसको कह सकते हैं। अगला जानते हैं राहुल संकृत्यायन द्वारा कौन सी कृति नहीं लिखी गई है। तो उसमें एक ऑप्शन होगा मेरे बचपन की स्मृति, ये उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अब इनके द्वारा जो लिखी गई है वो हैं लद्दाख यात्रा, लंका यात्रा,
तिब्बत में 1.25 वर्ष, एशिया के दुर्गम भंडारों में मेरी यूरोप यात्रा, दार्जिलिंग परिचय, नेपाल कुमाऊं और जौनसार देहरादून। मतलब इनके द्वारा जितने भी लिखे गए हैं वो यात्रा वृत्तांत या फिर यात्रा साहित्य से रिलेटेड ये सभी चीज़ों जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं, जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। और इनका जन्म अगर देखा जाए तो 9 अप्रैल 1893 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें महापंडित की उपाधि भी दी गई थी दोस्तों। और ये जो थे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में इन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान इनके द्वारा दिया गया है और इनको हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं, राहुल सांकृत्यायन जी को। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। तो ये था दोस्तों कुछ जो हिंदी पेपर 2 के जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे। जिन लोगों का पेपर 2 होगा उन सभी को ये पता होगा, मतलब सभी को नहीं पता होगा, क्योंकि ये हो सकता है किसी एक दिन का ये पेपर होगा जो जिन लोगों का जो पढ़ा होगा उसमें उन लोगों का पता होगा। तो बाकी लोग ये ना कमेंट करें कि मेरा ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, मेरा शिफ्ट में ये प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये हर शिफ्ट का ये प्रश्न हो, कोई एक ही शिफ्ट का ये प्रश्न होगा, तो ये ध्यान में रखें। तो जिन लोगों का मतलब इस शिफ्ट का प्रश्न होगा वो कमेंट करके बताएं कि हाँ ये इतना तारीख का प्रश्न ये है जो कि इसमें डाला गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें ताकि आपको इसकी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों का हिंदी पेपर 2 था उन लोगों के पास मेनली शेयर करें, क्योंकि बाकी लोग तो इसको देखेंगे नहीं, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड ये वीडियो रेडी किया गया है। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पास करें। और जिन लोगों के द्वारा अभी तक इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया गया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन सभी को इसकी PDF की ज़रूरत है दोस्तों वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में ही इसका PDF आपको पड़ा हुआ रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छी चीज़ें, अच्छे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आप सबको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।